हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का। मैं चंचल कुमावत मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारा जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है वो चल रहा है और उसमें हम पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा श्वसन तंत्र, फिर हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आई होप कि कोरोना भी बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आप लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग जो है घर में रहे, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले, और जब भी आप बाहर निकले तब आप मास्क लगाकर बाहर निकले। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, और यदि आपने पिछले वाले वीडियो पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ने के लिए हमने बात की थी। तो मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, तो हमने हृदय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। फिर मैंने आपको हृदय का एक डायग्राम भी बनाया था जिसके माध्यम से मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए थे। और फिर मैंने बताया था कि वाहिनियां जो होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है और किन में जो है वो प्योर ब्लड बहता है और किस में इम्प्योर ब्लड बहता है। तो हमने वाहिनियां और हार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अब जो है हम बात करने वाले हैं रक्त, हम बात करने वाले हैं ब्लड। तो हमारी हेडिंग आज की हो जाएगी रक्त या फिर ब्लड। तो देखिए रक्त क्या होता है। परिसंचरण में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला तरल हमारे शरीर में यदि हम कहें तो वो क्या होता है, वो होता है ब्लड। तो ये क्या होता है, विभिन्न पार्ट्स को क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न तरह की क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का टिश्यू है। क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। और क्योंकि ये लिक्विड है और विभिन्न तरह के पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रक्त जो है ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और एक हेल्दी पर्सन में यदि हम बात करते हैं कि उसमें ब्लड कितना होगा, तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड की जो मात्रा होती है वो लगभग होती है 5 लीटर। लगभग 5 लीटर भी कह सकते हैं, कभी कभी 5.5 लीटर भी इसमें आता है। तो लगभग कितनी होती है, 5 लीटर होती है। तो ये हमने बात की। और फिर यदि हम बात करते हैं ब्लड का क्या काम होता है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ आदि का क्या करता है, परिवहन करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम होता है वो भी कौन करता है, वो करता है हमारा ब्लड। कौन करता है, ब्लड। और ब्लड से जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रक्त की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच कितनी होती है। तो ब्लड की पीएच होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4। या हम यदि सोरेनसन की पीएच स्केल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हो जाएगा हल्का क्षारीय। कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय। तो कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं पहले। तो पहला तो हम क्या लिख सकते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होगी, तो लगभग होती है स्वस्थ शरीर या मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, लगभग होती है 5 लीटर। कितनी होती है, 5 लीटर। ये 5 लीटर जो ब्लड है इसी का क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। इसका क्या होता है, परिसंचरण होता रहता है। और नया ब्लड बनता भी रहता है और पुरानी जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो क्या होती रहती है, मृत होती रहती हैं। इस तरीके से जो ब्लड की औसतन यदि हम एवरेज क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, वो होती है 5 लीटर। फिर हमने बात की थी कि रक्त जो है ये क्या क्या काम करता है। तो रक्त जो है ये ऑक्सीजन, CO2 वे पोषक पदार्थ जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं बॉडी में एनर्जी के लिए, उनका परिवहन कौन करता है, उनका परिवहन करता है रक्त। तो O2, CO2 वे पोषक पदार्थों का परिवहन का कार्य भी कौन करता है, वो करता है ब्लड। वो कौन करता है, ब्लड करता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है।
रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच मान, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त का पीएच मान की यदि मैं बात करूं तो रक्त का पीएच मान जो है ये होता है 7.4। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है, या हम कह सकते हैं हल्की क्षारीय या हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हल्का क्षारीय भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 पर क्या होता है? उदासीन बिंदु होता है, 7 पर क्या होता है? उदासीन बिंदु होता है, और 7 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर हल्का क्षारीय हो जाएगा। जैसे जैसे 7 से हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या काम करता है? तापमान नियमन का कार्य भी करता है। तो तापमान नियमन का कार्य, तापमान नियमन का कार्य, तापमान नियमन का कार्य भी जो है वो किया जाता है, तापमान नियमन का कार्य भी किया जाता है। तो ये हमने ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, और अब हम देखेंगे कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। तो रक्त को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें रक्त का जो तरल वाला भाग होता है, द्रव वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ब्लड का 55% भाग जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और बाकी होती है कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स, और उनकी मात्रा होती है 45%। तो जैसे मैं इसकी यदि टेबल बनाऊं तो ये ब्लड है, रक्त है, और इसके 2 भाग हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा थेरेपी वही वाला प्लाज्मा है ये प्लाज्मा। और दूसरी होती है कणिकाएं, कणिकाएं यानी कि कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं हम इसको, कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं हम इनको। तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है ये तरल भाग होता है। रक्त का तरल भाग जो होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लड का प्लाज्मा जो है वो कितने % होता है, मतलब कुल रक्त का जो है उसमें प्लाज्मा कितना % होता है? तो ये होता है 55%। कितना होता है? 55% होता है। अब यदि मैं टोटल प्लाज्मा की बात करूं तो टोटल प्लाज्मा में भी 92% तो क्या होता है? वाटर होता है, और रिमेनिंग जो 8%, या फिर जैसे हम वाटर कह सकते हैं कि 90 to 92%, यानी 90 से 92% तो वाटर होता है, और 8 से 10% जो है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि वहां पर जो है प्रोटीन्स पाई जाती है कार्बनिक पदार्थों के रूप में। इसके अलावा विभिन्न तरह के आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, इस तरीके के आयन हो जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मा जो है इसको भी यदि हम आगे विभाजित करें तो इसका 92% जो है, 92% क्या होता है? वाटर होता है। 90 से 92% कर देती हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहेगी। तो 90 से 92% क्या होता है? इसमें वाटर होता है, वाटर होता है। और लगभग 8 से 10% की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 से 10% में क्या होते हैं? इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कणिकाओं को थोड़ा सा आगे बना देती हूँ ताकि जो है चीजें हम यहीं पर लिख सके। तो आगे यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स। तो देखिए यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर विभिन्न तरह की क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है। तो इसमें पाई जाती है प्रोटीन, और प्रोटीन में यदि मैं बात करूं तो प्रोटीन जैसे होगी एल्ब्यूमिन। क्या होगी? एल्ब्यूमिन।
जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रसरणता को बनाए रखती है, ऑस्मोसिटी को बनाए रखती है। मतलब कि विभिन्न तरह के आयंस जो होते हैं उनकी मात्रा को क्या करते हैं, रेगुलेट करती हैं। तो एल्ब्यूमिन, इसके अलावा हम बात करते हैं तो ग्लोब्यूलिन, अब देखो ग्लोब्यूलिन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करने का काम करती है। तो ये किससे रिलेटेड होती है, प्रतिरक्षा से रिलेटेड होती है ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा होती है फाइब्रिनोजन, इसके अलावा इसमें होती है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन जो है इसका क्या काम होता है, फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में जो है ये तंतुओं का निर्माण करती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर किसी अंग पर चोट लग जाती है, यदि हमें किसी भी वजह से चोट लग जाती है और रक्त जो है वो बाहर बहता है, तब उस समय हम देखते हैं कि थोड़ी देर में रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम जो है वो कौन करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम जो है वो फाइब्रिनोजन करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परासरणता, और ये प्रतिरक्षा का काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है, और यदि मैं फाइब्रिनोजन की बात करूं तो ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है, यदि मैं अकार्बनिक लवण की बात करूं तो यहाँ पर विभिन्न तरह के क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस में यदि मैं बात करूं तो जैसे कि सोडियम आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, इस तरीके के विभिन्न आयन जो है यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो हमने देखा कि रक्त के दो भाग हैं, एक प्लाज्मा है, दूसरी कणिकाएं हैं। प्लाज्मा जो है ये 55% भाग है, इसका भी जो 90 से 92% भाग है ये जल है, और इसका 8 से 10% जो है उसमें कार्बनिक जो है पदार्थ भी है और अकार्बनिक पदार्थ भी है। और कार्बनिक में हमने देखा कि 3 तरह के प्रोटीन जो यहाँ पर मुख्यतः उपस्थित होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, इस तरीके से। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अकार्बनिक के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर आयंस होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, इस तरीके से। और एक नाम आपने सुना होगा सीरम, तो सीरम क्या होता है, रक्त का जो तरल वाला भाग है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इस प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तब बचा हुआ जो तरल भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे कोरोना में भी बहुत बार आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर जो है प्लाज्मा थेरेपी को जो है मान्यता दी गई है। प्लाज्मा का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को पहले कोरोना हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी में जो है कोरोना वायरस पहले है जो एंटर कर चुका है। तो जब कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया है तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड है उसके अंदर उसके अगेंस्ट में क्या बनी होगी, एंटीबॉडी बनी होगी। इसका मतलब यह है कि उसके रक्त में क्या मौजूद है, एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी मौजूद है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसकी प्लाज्मा को बाहर निकालकर दूसरे व्यक्ति में जो है हम उसके ब्लड को चढ़ा सकते हैं, ताकि उसको जो है पहले से क्या मिल जाए, एंटीबॉडी मिल जाए, और उसको कोरोना से जो है उसकी सुरक्षा हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये क्या करती है, रक्त का थक्का बना देती है। इसीलिए हम पहले प्लाज्मा में से किसको बाहर निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, और फिर जो है हम उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो प्लाज्मा हो जाएगा, सॉरी सीरम हो जाएगा प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सीरम, सीरम बोल देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लाज्मा से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें आनी चाहिए वो हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। अब हम देखते हैं कणिकाएं, अब हम देखते हैं कॉर्पसेल्स जो है ये 3 टाइप की होती है, उनके मुख्य गुणधर्म क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये होती कौन कौन सी है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी होती है कणिकाएं, तो ये 3 टाइप की है, जिसमें एक होती है आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मैं नाम लिखूंगी आगे पूरा का पूरा। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी।
और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो पहली होगी आरबीसी, दूसरी होगी डब्ल्यूबीसी, तीसरी होगी प्लेटलेट्स। कौन सी होगी? प्लेटलेट्स, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूं रक्त के निर्माण को क्या बोलते हैं, तो रक्त के निर्माण को हम बोलते हैं, रक्त के निर्माण को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? रक्त के निर्माण को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ये हो जाएगा हीमोपोइसिस। तो ये होता है हीमोपोइसिस। अब यदि मैं बात करूं कि रक्त का निर्माण जो है ये कहां पर होता है, तो रक्त का जो निर्माण है ये जब चाइल्ड वाली कंडीशन होती है, यानी कि शिशुओं के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये कहां पर होता है? ये होता है शिशु में। इसका निर्माण जो है ये दो अंगों में होता है, दो अंगों में होता है। इसमें से एक तो है लीवर, यकृत, यकृत और प्लीहा के अंदर। कहां पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। स्प्लीन में होता है, तिल्ली भी बोलते हैं इसको हम। स्प्लीन में होता है, इसको हम तिल्ली भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया, शिशुओं के अंदर रक्त का निर्माण जो है ये यकृत और प्लीहा में होता है। और बड़ों में यदि हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कहां पर होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा। बोन मेरो कहां पर होता है? बोन मेरो में होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बोन मेरो। बोन मेरो। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं रक्त कणिकाओं के प्रकार, और उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। तो ये वाली सारी चीजें पहले नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे वाली सारी चीजें कि आरबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, प्लेटलेट्स में जो है किस तरीके से चीजें हमें पढ़नी है। तो नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप जो है लिख सकते हो इनको नोट्स के रूप में। तो अब देखिए, हटा रही हूं मैं इसको एक बार। तो यहां तक सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं रक्त कणिकाओं के प्रकार। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। और ये हमने देखी थी, ये कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की हैं, जिसमें हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरी है प्लेटलेट्स। तीसरी है प्लेटलेट्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नाम आपने सुना ही होगा, नाम तो सुन रखा होगा, है ना। तो कॉर्पसल्स हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं, इनको सामान्यतः हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ये हो जाएगी इरिथ्रोसाइट। और जैसे हमने बोला कि रक्त के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रक्त में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और उसी के नाम पर हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। इसी तरीके से आरबीसी के निर्माण को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस होता है। फिर आपको पता है कि इसका लाल रंग जो है, लाल रंग जो है वो क्यों होता है? नाम से पता चल रहा है, लाल रक्त कणिकाएं। नाम क्या है? लाल रक्त कणिकाएं है। तो लाल रंग जो है वो किस कारण से होता है? तो लाल रंग जो है वो इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है। तो लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन को आगे जब भी हम दर्शाएंगे तब हम शॉर्ट में उसको HB से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? HB से दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब यदि हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें पाया जाता है आयरन। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको हम बोलते हैं, यदि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें पाया जाता है आयरन, आयरन या लोहा उपस्थित होता है। आयरन या फिर इसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें उपस्थित होता है लोहा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि शिशु में इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, तो शिशु में निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? वो होता है यकृत और प्लीहा के अंदर। कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत व प्लीहा में होता है, लिवर एंड स्प्लीन में होता है। फिर मैं यदि बात करूं नेक्स्ट, तो आरबीसी जो है, ये आरबीसी क्या है? एक प्रकार की सेल ही तो है। और हम बोलते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो ससीम केंद्रित कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? विकसित केंद्रक पाया जाता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है उसमें पाया जाता है। लेकिन आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक जो है, आरबीसी में न्यूक्लियस की यदि हम बात करेंगे, केंद्रक की यदि हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा मैं यदि बात करूं तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण आरबीसी में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने के कारण आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? आरबीसी में होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसको हम बोल सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी आपको। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आप सबको पता है आरबीसी का जीवन काल से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। औसतन इसका जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जीवन काल जो है लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है? लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है? वो होता है 120 दिन। तो वो हो जाएगा 120 डेज। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 120 डेज जो है वो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 120 दिन बाद जो है वो क्या है? आरबीसी की मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, आप सब लोग जानते हो। तो अब आरबीसी को भी क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो मरने के बाद जो आरबीसी है, मृत आरबीसी जो है, ये कहाँ पर जाती है? ये जाती है स्प्लीन के अंदर। कहाँ पर जाती है? स्प्लीन के अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्प्लीन जो है ये क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं प्लीहा को। तो मैं इसके साथ लिख देती हूँ मृत आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? प्लीहा को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। इसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं।
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब मैंने बताया कि हमारी जो आरबीसी है इसका लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन में यहाँ आयरन प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन जो है ये किसके साथ ऐड हो सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो सकता है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी तरीके से किसके साथ ऐड हो सकता है, ये CO2 के साथ भी ऐड हो सकता है। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल। ये कैसी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन जरूरत होने पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जरूरत होने पर ये CO2 के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब ये प्रक्रिया जो है ये क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जुड़ना और हटना जो है दोनों ही प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पर जब ये इससे बनता है तो बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये दोनों जो रिएक्शन है, ये दोनों जो यौगिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। और ये प्रक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये हो जाएगी रिवर्सिबल, अस्थायी और कैसे हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये किसके साथ भी जुड़ता है, ये जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हीमोग्लोबिन जो है ये किसके साथ जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और ये बनाता है, देखो यहाँ पर जब हमने CO2 के साथ लिखा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है ना, यहाँ पर तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता है। जब हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ता है तब ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये एक स्थायी यौगिक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, एक स्थायी यौगिक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो जब भी हमारा हीमोग्लोबिन CO के संपर्क में आता है तो ये क्या बनाता है, स्थायी यौगिक बनाता है, जो कि क्या है, हानिकारक है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए और CO2 से जुड़ने के लिए क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो स्थायी यौगिक बनाता है जो कि हानिकारक होता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जी चीजें मैंने लिखवाई है आपको। यदि हम बात करते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो एक साथ कितने ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ सकता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ सकता है। कितने अणु के साथ जुड़ सकता है, एक साथ 4 ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ सकता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। तो यहाँ पर अणु पूछे तो 4 हो जाएंगे, परमाणु पूछे तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में पाए जाते हैं। तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो O2 क्या है, एक अणु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अणु तो 4 हो जाएंगे, परमाणु पूछेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो आई थिंक जो चीजें आपकी आरबीसी के बारे में होगी वो सारी क्लियर हो गई होगी। मैंने सारी डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरीके का जो है वो डाउट नहीं रहे। तो समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं WBC। अब हम नेक्स्ट देखते हैं WBC के बारे में, तो ये चीजें नोट कर लो, फिर हम देखेंगे WBC के बारे में। यस, तो नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे WBC। बहुत ज्यादा चीजें जो है हमें वो RBC के बारे में पढ़ना पड़ता है। WBC और जो प्लेटलेट्स है वो हमारी बहुत छोटी से पॉइंट है, छोटे से पॉइंट है, ठीक है।
यस, तो आपको समझ में आ गया होगा आरबीसी के बारे में। वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरी हमारी है डब्ल्यूबीसी। दूसरी हमारी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। कौन सी हो जाएगी? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएगी। इनको हम बोलते हैं, इनको हम डब्ल्यूबीसी, जैसे हमने आरबीसी को क्या बोला था? जैसे हमने आरबीसी को बोला था एरिथ्रोसाइट, वैसे हम इसको बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट है। इसको हम लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। और इसके टाइप होते हैं आगे लिम्फोसाइट। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है कि व्हाइट है, ये क्या है? रंगहीन है। ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। रंगहीन होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है ये अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ये कैसी होती है? कलरलेस होती है। यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? तो निर्माण जो है ये बोन मेरो में होता है। निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और यदि बात करें कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है ये क्या करती है कि यदि हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश कर जाए, कोई पैथोजन प्रवेश कर जाए, जैसे हमारे घर में यदि कोई चोर घुस आए तो हमारे घर वाले मिलकर उसके क्या कर देते हैं? 12 बजा देते हैं, यानी कि उसको पीट पीट के मार मार के उसको घर से बाहर निकालते हैं। वैसे यदि हमारे शरीर में भी जो है कोई एंटीजन प्रवेश कर जाए, यानी कि बाहरी कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो उस कंडीशन में जो है हमारे शरीर की जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। और सारी डब्ल्यूबीसी जो है वो मिलकर उसको क्या कर देती है? भक्षण कर देती है। उसका क्या कर देती है? उसका फेगोसाइटोसिस कर देती है। तो यहाँ पे इसका कार्य क्या होगा? शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी का काम करती है। प्रतिरक्षा का कार्य, प्रतिरक्षा का कार्य। इसके अलावा मैं यदि बात करूं तो इनका जीवन काल जो है बहुत कम होता है। जीवन काल जो है वो बहुत कम होता है। जीवन काल की मैं यदि बात करूं तो ये होता है 2 से 5 दिन। लगभग कितना होता है? औसतन 2 से 5 दिन जो है वो इनका जीवन काल होता है। और इसके बाद ये भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्लियर सारी चीजें। अब डब्ल्यूबीसी की यदि मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी 2 अलग अलग टाइप है। इसमें एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कणिकामय। इनकी संरचना के अंदर कणिकाओं जैसी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उस आधार पर हम इसको जो है इनके द्रव्य के अंदर जो पदार्थ भरे होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम इनको बांटते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो कणिकामय, कणिकामय, और दूसरी हो जाएगी एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिकामय हो जाएगी, अकणिकामय हो जाएगी। तो थोड़े से आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ये बक्ष्काणु की तरह भी काम करती है। ये बक्ष्काणु की तरह भी काम करती है, यानी कि रोगाणु को क्या कर देती है? उसका भक्षण कर देती है। भक्षण को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसमें नाम याद रखने हैं। इसमें 3 नाम है, जिसमें एक इसमें होती है न्यूट्रोफिल। एक कणिकामय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें होती है न्यूट्रोफिल। दूसरी इसमें होती है बेसोफिल। दूसरी इसमें होती है बेसोफिल, बेसोफिल। तीसरी इसमें होती है इयोसिनोफिल। कौन सी होती है? इयोसिनोफिल हो जाएगी। इयोसिनोफिल हो जाएगी। तो ये 3 जो टाइप है सेल के वो कणिकामय के अंदर है। और यदि मैं अकणिकामय के अंदर बात करूं तो इसमें 2 तरह की जो है डब्ल्यूबीसी होती है, जिसमें एक होती है मोनोसाइट, एक होती है मोनोसाइट, और दूसरी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना लिम्फोसाइट। हालांकि लिम्फोसाइट जो है वो किसका टाइप है? वो डब्ल्यूबीसी में अकणिकामय का प्रकार है। तो इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी लिम्फोसाइट।
क्या हो जाएगी, लिम्फोसाइट। ये हो जाएगी हमारी लिम्फोसाइट, ये हमारी हो जाएगी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है ये भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट को हम फर्दर आगे जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यदि जनरल साइंस की बात करें तो उसमें सिर्फ आपसे जो है पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है। तो तीन प्रकार तो कणिकामय में है, जिसमें न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है। और यदि मैं बात करूं अकणिकामय में तो इसमें दो टाइप है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीजें। डब्ल्यूबीसी जो है ये कलरलेस होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में ही होता है, जीवन काल इसका बहुत कम होता है, 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी के ये टाइप्स जो मैंने आपको लिखा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है क्वेश्चंस के लेवल जो है एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं, हमारा सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ाने के लिए हम जो है हमें सारी चीजें जो है यहाँ से ध्यान में रखनी है। क्लियर यहाँ तक? अब हम तीसरा देखते हैं हमारी प्लेटलेट्स, तीसरी हमारी देखते हैं हम प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यदि बात करूं केंद्रक की, यस केंद्रक जो है ये डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक जो है ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर केंद्रक जो है, केंद्र की यदि मैं बात करूं तो केंद्रक जो होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, केंद्रक जो है वो डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है। ठीक है, फिर हम तीसरी बात करते हैं, हमारी तीसरी का नाम है बिंबाणु। बिंबाणु, इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनका नाम जैसे हमने बोला इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, वैसे हम इनका नाम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा इसका नाम, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो निर्माण जो होगा वो अस्थि मज्जा में होगा। निर्माण कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में होगा। निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इनका बहुत कम ही होता है, जैसा डब्ल्यूबीसी में हमने देखा कि जीवन काल जो है वो कितना होता है, वो होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 डे जो है वो इसका जीवन काल होता है। मेनली हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है। तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना। जैसा हमने प्लाज्मा में देखा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है, वैसा का वैसा काम जो है वो कौन करती है? हमारी बिंबाणु करती है, प्लेटलेट्स करती है। ये भी क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तो इसका काम हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और कई बार आप बोलते हो कि मुझे जो है डेंगू हो गया, या फिर आपने अपने आसपास के किसी व्यक्ति से सुना होगा कि डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया इसका पता कैसे लगता है? तो जब ब्लड की जांच की जाती है तो ब्लड में यदि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ रही हो तो इसका मतलब ये किसके लक्षण है? ये डेंगू के लक्षण है। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिख देती हूँ प्लेटलेट्स की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी जो है ये किस कंडीशन में होता है? तो ये कहां पर होता है? डेंगू जो है, डेंगू के समय जो है ऐसी कंडीशन आती है। तो इसी को हम बोलते हैं डेंगू हो गया है मुझे। ये किसी को भी डेंगू होने का मतलब है कि उसकी बॉडी में क्या हो गई? प्लेटलेट्स की संख्या में जो है वो कमी हो गई। तो आज की क्लास में हमने ये देखा रक्त, ब्लड और उनके हमने सामान्य पॉइंट देखे। फिर हमने देखा कि उनके कौन कौन से पार्ट हैं, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में डिटेल से बात की। और फिर हमने रक्त कणिकाओं के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब की हमने बात की। तो आई थिंक मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और जिसके एग्जाम में भी टाइम है, हालांकि अभी जो लेटेस्ट हम देखें तो किसी एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, फाइनल एग्जाम डेट आई नहीं है। तो जैसे कांस्टेबल है, फर्स्ट ग्रेड है, वनपाल, वन रक्षक है, इन एग्जामों की यदि हम बात करते हैं, इसके अलावा आरएस की भी यदि कोई फाउंडेशन से तैयारी कर रहा हो, बेसिक से यदि वो पढ़ रहा हो, तो हमें सारी चीजें डिटेल में पढ़नी चाहिए। हमारे पास यदि टाइम पड़ा है तो हमें सारी चीजें जो वो डिटेल से पढ़नी चाहिए। और
मैं ऐसा मान सकती हूँ कि मैं जो भी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, आपका कोई भी आने वाला क्वेश्चन जो है वो लगभग 99% तक क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चीजों से आएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस या हम जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर चला जाए, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि 99% चांसेस जो है वो क्वेश्चन यहीं से आएगा। और अपने को पता है कि एग्जाम में अपने को 100 मार्क्स तो लाने नहीं होते सिलेक्शन के लिए, तो ये वाली चीजें यदि हमारी क्लियर हो रही है, यहाँ से यदि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो है सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।